नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 1982 के चीनी संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। 1982 में जनवादी चीन के इस नए संविधान को लागू किया गया। इस नए संविधान में कुल 138 अनुच्छेद हैं और ये जो नया संविधान है, ये पुराने संविधान से अधिक व्यापक और नया है। इस नए संविधान में ऐतिहासिकता, समाजवादी धारणा, समाजवादी समाज आदि प्रमुख सिद्धांतों को प्रमुखता से इस नए संविधान में उतारा गया है। इस संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संक्षिप्त संविधान। यह नया संविधान 1975 और 1978 के संविधान की तुलना में अधिक व्यापक संविधान है, परंतु अन्य देशों की तुलना में इस संविधान की यदि हम तुलना करें तो ये संविधान छोटा है। इस संविधान में 138 अनुच्छेद हैं और इस संविधान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। लिखित एवं निर्मित संविधान। चीन के इस नए संविधान को वहाँ की जो विशेष समिति है उसके द्वारा निर्मित किया गया है। इस विशेष समिति के साथ साथ जनवादी कांग्रेस के द्वारा भी इस संविधान को निर्मित करने में सहयोग प्रदान किया गया। यह संविधान लिखित संविधान है और इसका निर्माण किया गया है। व्यवहार में लचीला संविधान। चीन के इस नए संविधान को यदि हम देखें तो पारिभाषिक दृष्टि से यह संविधान कठोर लेकिन व्यवहार में लचीला संविधान दिखाई देता है। चीन के इस नए संविधान को में संशोधन की जो पद्धति है वह जनवादी कांग्रेस के द्वारा पूर्ण की जाती है। सामान्य कानून के लिए वहाँ साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि संशोधन के लिए जनवादी कांग्रेस के द्वारा 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अतः व्यवहार में यदि हम देखें तो यह संविधान लचीला दिखाई देता है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। चीन के इस नए संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही कहा गया है कि चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला समाजवादी राज्य है और इसका जो नेतृत्व है श्रमिक और किसान वर्गों के द्वारा किया जाता है। जनवादी गणतंत्र। चीन के इस नए संविधान में संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में सौंपी गई है और शासन व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु है वह जनता के हाथों में है। जनता द्वारा शक्ति का उपयोग किया जाता है और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और स्थानीय जनवादी कांग्रेस जनता की इस शक्ति का उपयोग करती है। बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन एक बहुराष्ट्रीय वाला राज्य है। यहाँ 56 राष्ट्रीयता के लोग निवास करते हैं। समस्त जनसंख्या का 93% यहाँ हान राष्ट्रीयता के लोग निवास करते हैं और अन्य जो लोग हैं वह जो अन्य बहुभाषी जो लोग हैं वह 55 राष्ट्रीयता वाले हैं, लेकिन 93% जो जनसंख्या है वह हान बहुराष्ट्रीयता के मानने वाले हैं। लोकतांत्रिक केंद्रवाद। चीन के इस नए संविधान में लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को अपने संविधान में उतारा गया है। ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद का जो सिद्धांत है वह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इस लोकतांत्रिक केंद्रवाद के अंतर्गत लोकतंत्र और केंद्रवाद के बीच समन्वय स्थापित किया गया है, जहां शासन की समस्त शक्ति जनता के हाथों में है और शासन या राजनीतिक दल के प्रत्येक अंग उच्च अंग या उच्च विभाग के नेतृत्व में कार्य करते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली। चीन के नए संविधान में जो शासन व्यवस्था है वह एकात्मक शासन व्यवस्था के तौर पर दिखाई देती है। शासन व्यवस्था की समस्त शक्तियां एक केंद्र के रूप में सजोई गई है और यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था मजबूत
मजबूती के साथ कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। चीन के नए संविधान में नागरिकों के व्यक्तित्व विकास के लिए वहाँ मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और नए संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ जो कर्तव्यों की बात भी कही गई है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत वहाँ आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं वहाँ के नागरिकों को दी गई हैं और साथ में कर्तव्यों का वर्णन भी किया गया है, जिससे कि वहाँ के नागरिकों को का व्यक्तित्व का विकास हो सके। समाजवादी अर्थव्यवस्था। नए संविधान में समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी अपनाया गया है, लेकिन धीरे धीरे यदि हम देखें तो वहाँ जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था की बजाय मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देती है। और वर्तमान समय में हम देखें तो वहाँ उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण आदि जो प्रमुख आधार हैं वह वहाँ की संविधान पर, वहाँ की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रहे हैं। वर्तमान समय में अब यदि हम देखें तो उदारीकरण और निजीकरण का जो प्रभाव है वो चीनी अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देता है। एक दलीय शासन। सैद्धांतिक दृष्टि से यदि हम देखें तो चीन में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता वहाँ के नए संविधान के द्वारा दी गई है। नए संविधान के अनुसार राजनीतिक दलों का गठन किया जा सकता है, लेकिन वहाँ प्रमुख राजनीतिक दल साम्यवादी दल दिखाई देता है। जनता की समझ शक्ति इस साम्यवादी दल के रूप में कार्य करती है और साम्यवादी दल एक मजबूत संगठित राजनीतिक दल है, वह जनता की समझ शक्तियों का उपयोग करता है। राष्ट्रपति के पद की पुनः स्थापना। चीन के इस नए संविधान में राष्ट्रपति का जो पद है उसकी पुनः स्थापना की गई। इससे पूर्व के संविधान में राष्ट्रपति का जो पद है उसे समाप्त कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान समय में हम देखें तो चीन के इस नए संविधान में राष्ट्रपति के पद को पुनः स्थापित किया गया और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है और उसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। केंद्रीय सैनिक आयोग। चीन के नए संविधान में एक सैनिक आयोग की व्यवस्था की बात कही गई। इस सैनिक आयोग की जो व्यवस्था है वह वहाँ एक नई प्रकार की व्यवस्था है। इससे पूर्व ऐसे कोई सैनिक आयोग की व्यवस्था पूर्व संविधानों में नहीं की गई थी। इस सैनिक आयोग में सभापति, उपसभापति व सदस्य होते हैं और सैनिक आयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस व स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी रहता है। विदेश नीति के सिद्धांत। नए संविधान में विदेश नीति के सिद्धांतों को भी उतारा गया है। चीन के इस नए संविधान में विदेश नीति के प्रमुख तत्वों को वहाँ के संविधान में दर्शाया गया है। संविधान के द्वारा अन्य देशों के साथ संबंध, पंचशील, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, समाजवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, विकासशील देशों के साथ संबंध आदि विभिन्न प्रमुख जो विषय हैं उन पर वहाँ की जो इस नए संविधान में उल्लेखित किया गया है। न्यायपालिका की अधीन स्थिति। चीन के इस नए संविधान में न्यायपालिका स्वतंत्र, सर्वोच्च और निष्पक्षता के जो सिद्धांत के आधार पर दिखाई नहीं देती है। वह प्रशासनिक अंग के तौर पर, एक अधीनस्थ अंग के तौर पर कार्य करते हुए दिखाई देती है। प्रशासन के एक अंग के तौर पर वहाँ की जो न्यायपालिका है वह कार्य करती हुई दिखाई देती है और ये जो न्यायपालिका है एक अधीनस्थ अंग के तौर पर दिखाई देती है। आज हमने चीन के इन प्रमुख आधारों पर चीन के इस नए संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की। धन्यवाद।